अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात पंजुम का सबक नंबर 23 मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ अहमद इकबाल हैं। तो सबसे पहले हम अहमद इकबाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अहमद इकबाल की पैदाइश 5 नवंबर 1940 को हुई। अहमद इकबाल औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वह एक वजीफ़ा याफ्ता मुदर्रिस और अच्छे अदीब हैं। मेरा शहर मेरे लोग उनके खाकों का मजमुआ है। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पॉलीटेक्निक एक ऐसा तालीमी इदारा है जिससे हर साल सैकड़ों तालिब इल्म फैज़ पाते हैं। इस सबक में अहमद इकबाल ने इस बावक़ार टेक्निकल इदारे के बानी मोहम्मद हाजी और उनके ख़ानदान की फ़लाही खिदमत के बारे में मालूमात दी है। आपने हातिम ताई का नाम ज़रूर सुना होगा। हातिम की सखावत, मेहमान नवाजी और दर्दमंदी के किस्से आज भी मशहूर हैं। वो ज़रूरतमंदों और गरीबों का हमदर्द और मददगार था। हातिम इब्न अब्दुल्ला, जो हातिम ताई के नाम से मशहूर हुए, अरब के ताई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक हातिम ताई का सन वफ़ात 578 ईस्वी है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 7 साल क़ब्ल है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 7 साल पहले ही हातिम ताई की वफ़ात हो गई थी। हातिम सखी के अलावा अपने अहद का मशहूर शायर भी था। अरब के अलावा सारी दुनिया में हातिम ताई की सखावत के किस्से व कहानियाँ मशहूर है। हातिम ताई की दास्तान 6ठी सदी ईस्वी का अहम वाक़िया है। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे ही सखी और दूरअंदेश शख्स के बारे में बताते हैं। उनका नाम मोहम्मद हाजी और उनके वालिद का नाम साबू सिद्दीक था। मोहम्मद हाजी का इंतकाल 1908 में सिर्फ 23 साल की उम्र में हो गया था। उस कम उम्री में उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के कई काम किए थे। आज से कोई 100 साल पहले मोहम्मद हाजी आप ही की तरह बच्चे थे। उनके वालिद साबू सिद्दीक शक्कर के बहुत बड़े ताजिर थे। ये वो ज़माना था जब हमारे मुल्क में शक्कर के कारखाने नहीं थे। मॉरिशस से शक्कर दरामद की जाती थी। उनका कारोबार लाखों में नहीं करोड़ों में था। दौलत की फरावानी थी, घराना दीनदार था, उनमें दर्दमंदी और लोगों की मदद करने का जज्बा भी था। वो हमेशा लोगों के, ख़ास तौर पर मुसलमानों के मसाइल जैसे गरीबी, मुफलिसी, बेकारी और तालीमी पसमानदगी के बारे में गौर फिक्र किया करते थे। वो सोचते थे कि मुसलमान नौजवान तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी ज़रूर सीखें ताकि माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा मोहम्मद हाजी को अपने वालिद से मिला था। जब मोहम्मद हाजी की उम्र सिर्फ 20 साल की थी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो करोड़ों की जायदाद और कारोबार के मालिक बन गए। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक ने मिल्लत की भलाई के लिए सबसे पहले सनत और उर्फत का स्कूल खोलने का इरादा किया। ये वो ज़माना था जब मुल्क में कोई ऐसा स्कूल न था जहां तलबा को मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाए जाते हों। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक ने इस तरह के स्कूल के क़याम का इरादा ही नहीं किया, बल्कि इस अजीम मकसद के लिए 18 लाख रुपए बैंक में जमा भी करा दिए। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। 1936 में उस रकम से मुंबई में 22 लाख के करीब मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक टेक्निकल स्कूल कायम किया गया, जहाँ से तालीम हासिल करने के बाद हज़ारों तलबा इज़्ज़त और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस स्कूल के क़याम के बाद बेरोज़गारी और बेकारी में कमी होने लगी और आम लोग भी मुख्तलिफ पेशा वराना तालीम और हुनर के कामों की तरफ मुतवज्जा होने लगे। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक टेक्निकल स्कूल के क़याम के ठीक 10 साल बाद 1946 में मुंबई के मशहूर तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम ने उस स्कूल का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। अंजुमन इस्लाम की सरपरस्ती और बेहतर इंतज़ाम की वजह से ये स्कूल तरक्की की मंजिलें तय करता गया।
یہاں تک کہ 1958 میں اسے پولی ٹیکنک کالج کا درجہ مل گیا۔ پولی ٹیکنک اس کالج کو کہتے ہیں جہاں میٹرک کے بعد طلبہ ہنرمندی کے مختلف پیشہ ورانہ کام سیکھتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد انہیں ڈپلومہ دیا جاتا ہے۔ محمد حاجی صابو صدیق پولی ٹیکنک کالج کی ترقی کی اگلی منزل 1984 میں آئی جب حکومت نے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا درجہ دیا۔ اب اس کالج میں انجینئرنگ کی پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ اس ادارے سے ہر سال سینکڑوں ڈپلومہ اور ڈگری یافتہ انجینئر نکلتے ہیں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کے ملکوں کی بڑی بڑی صنعتی اور تجارتی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی مادر علمی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ صابو صدیق انسٹیٹیوٹ کی سلور جوبلی 1961 میں منائی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خاص طور پر شرکت کی تھی اور اس ادارے کی تعلیمی خدمات اور حسن انتظام کو سراہا تھا۔ محمد حاجی کے والد صابو صدیق بھی بڑے نیک تھے۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے۔ یوں تو ان کی خدمت خلق کے بہت سے کام ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ حاجی صابو صدیق مسافر خانہ ہے جو حج کے لیے جانے والے مسافروں کے لیے بنوایا گیا تھا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں، وہ یہ کہ آج کل لوگ حج کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ ممبئی کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے حج کے لیے جاتے تھے۔ اس لیے لوگ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ممبئی پہنچ جایا کرتے تھے۔ سمندری جہاز سے سفر کے لیے بھی 15-20 دن کا عرصہ لگتا تھا۔ ایسے میں حج کے مسافروں کی سہولت کے لیے صابو صدیق نے یہ مسافر خانہ بنوایا تھا۔ صابو صدیق نے رفاہ عام کے اور بھی کام کیے ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک اسپتال بنوایا جہاں نومولود بچوں اور ان کی ماؤں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کا انتظام ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک سینیٹوریم بھی بنوایا تھا۔ ان کے بھائی آدم صاحب نے ممبئی کے مدن پورہ میں بڑی مسجد بنوائی۔ انہی کے خاندان کی ایک خاتون نے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی تھی۔ محمد حاجی صابو صدیق اور ان کے خاندان نے لوگوں کی بھلائی اور بہبود کے بہت سے کام کیے ہیں۔ اس خاندان نے اپنی فلاحی خدمات کا ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ملک کے لوگ ان کے احسانوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔